लगाओ। नमस्कार, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इस पार्ट के वॉल्यूम 2 की। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए तो करते हैं शुरुआत आज की। चलिए अब आज देखेंगे हम पहले कल जलीय पाचन तालाब का एक पाचन तंत्र था, उसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। आज हमको देखना है अजैविक घटक यानी एबायोटिक जो कंपाउंड्स होती हैं उनको देखना है हमें, एबायोटिक वाले, ठीक है, अजैविक घटक। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसमें सबसे पहले का तालाब का जो प्रमुख अजैविक घटक जल है। जो तालाब का जो प्रमुख अजैविक घटक होता है वो क्या होता है? जल होता है। तालाब का प्रमुख अजैविक घटक क्या होता है? जल। तो तालाब का प्रमुख अजैविक घटक जल है, जिसमें अनेक अजैविक या अकार्बनिक या फिर कार्बनिक पदार्थ घुलित या निलंबित अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जो तालाब होता है उसका प्रमुख जो अजैविक घटक होता है, तालाब का एक प्रमुख क्या होता है? अजैविक घटक। वो क्या होता है? तालाब का एक प्रमुख अजैविक घटक जिसमें अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बनिक भी होंगे और अकार्बनिक पदार्थ भी क्या होती हैं? घुलित अवस्था में होती हैं। किसमें? तालाब में। ठीक है, देखो जैसे घुलित गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। और अमीनो अम्ल ह्यूमिक अम्ल और कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि आयन, लवण या अकार्बनिक पदार्थ उसमें क्या होती हैं ये। ठीक है, तो इनमें से कुछ भाग जो है घुलित अवस्था में होता है तथा जीवों को सहज रूप से उपलब्ध होता है, लेकिन जो अधिकांश भाग यानी तालाब की तली के जो अवसाद के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? अवसाद के रूप में पाया जाता है। अन्य अजैविक भाग को तालाब जैसे पारिस्थितिक कार्यों में, तो कार्यों में क्या होती हैं? करते हैं, उसके जो अजैविक कार्य होते हैं उनमें कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सौर निवेशन और सोलर इनपुट, ताप चक्र, दिन की जो अवधि या लंबाई, ये सभी क्या होते हैं? जलवायु के जो परिस्थितियां इसी के जो अजैविक घटक और जैविक घटकों में शामिल होती हैं। ठीक है, अब हमको देखना है इसमें जो जैविक घटक कौन से थे। अब जैविक घटक यानी बायोटिक कंपाउंड्स देखना है। बायोटिक्स में क्या होता है? कंपोनेंट जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, देखिए क्या होता है? जैविक घटकों में निम्न तीन प्रकार के समूहों के जीव शामिल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जीव, जो समूहों के जीव इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए अब बता, उत्पादक जीव। उत्पादक कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, जो प्रोडक्टर होते हैं, प्रोडक्टर ऑर्गेनिज्म। जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो हरे पौधे तालाब के उत्पादक होते हैं, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। आपको क्या होते हैं? निम्न प्रकार के हो सकते हैं। देखिए पादप प्लवक, पहले नंबर किसको देखेंगे हम? पादप प्लवक को देखेंगे। पादप प्लवक में क्या हैगा? देखिए पादप प्लवक के ये तालाब के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जिनको जो स्वपोषी यानी कि शाकाहारी जीव खाते हैं। क्या खाते हैं? इनको शाकाहारी जीव खाते हैं, वो क्या होते हैं? पादप प्लवक होते हैं। देखो पादप प्लवक छोटे निष्क्रिय रूप से तैरने वाले पौधे होते हैं जो अनेक प्रकार के शैवालों के रूप में हो सकते हैं। ये अनेक प्रकार की होती है शैवाल, उनके रूप में ये पाए जाते हैं। शैवालों के रूप में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं, है ना। तो इनका क्या है? तो ये तालाब में वहां तक वितरित रहती हैं जहां तक प्रकाश आसानी से उपलब्ध हो सकता है। मतलब इनका भोजन जो होता है वो प्रकाश से बनता है। तो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी ये जीव होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें कि जो दीर्घ पौधे कौन से होते हैं। ये तो कौन से थे? पादप प्लवक थे, ये पादप प्लवक थे। अब हमको देखना है दीर्घ पादप कौन से होते हैं। देखो जो प्लवकों को अतिरिक्त तालाब के जो जड़दार, जो निमग्न पौधे, जड़दार तैरने वाले पूर्ण मुक्त प्लावी पौधे व जो किनारों पर लगे पौधे आदि जो भी पौधे पाए जाते हैं ना, ये सब उभयचर पौधे होती हैं। कैसे होती हैं? ये सब उभयचर पौधे होती हैं जो जल अधिक जो गीली मिट्टी दोनों में, मतलब जल में भी ये पाए जा सकते हैं और गीली मिट्टी में भी ये पाए जा सकते हैं। जल में
यानी कि जल में, जल की सतह पर भी पाए सकते हैं, और गीली मिट्टी यानी जो नम मिट्टी होती है उस पर भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो आगे क्या हैगा, आगे हैगा कि जो उपभोक्ता, कंज्यूमर जो होते हैं, उपभोक्ता ने कंज्यूमर बोलते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, देखिए उपभोक्ताओं को इस श्रेणी में जो हैगा मैक्रो कंज्यूमर, जो मैक्रो कंज्यूमर यानी कि छोटे वाले, माइक्रो 10 की घात -6 होता है, माइक्रो कंज्यूमर शामिल होते हैं। इनमें जो कीटों के लार्वा, क्रिस्टेशियन व मछलियां प्रमुख होती हैं। मैक्रो यानी छोटे वाले जो उपभोक्ता होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं तथा दो प्रकार के होते हैं, जंतु प्लवक अर्थात मुक्त पलावी तथा तली पर पाए जाने वाले जीव जैसे बेंथोज। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट और गेम फिश इसमें आ जाते हैं। तो एक जो है इसमें एक जो है अन्य प्रकार, यानी अन्य प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं जिसे अपराधारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपराधारी, यानी ये जो होता है उसमें भूमि की ह्यूमीकरण को क्या बढ़ा देते हैं। ये ह्यूमीकरण होता है भोजन किसका, पौधों का, उसको ये बढ़ा देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अपराधारी कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला जो इसमें आ जाता है वो होता है मृतोपजीवी जीव। कौन से होते हैं, देखिए मृतोपजीवी जीव में क्या आएगा, मतलब ऐसे जीव जो सड़े गले या अकार्बनिक पदार्थों को, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे जटिल कार्बनिक पदार्थ उसे एक सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं मृतोपजीवी जीव। ठीक है, कैसे, अब देखिए शुरुआत करते हैं। देखो तालाब में जो जलीय जीवाणु, कवक, फ्लैजेलेट सभी स्थानों पर जो विस्तृत रहते हैं, परंतु तालाब की तली जो होती है में स्थित जो अवसाद में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। अब इसी भाग में तालाब की जो मृत पौधे व जंतु एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मृत पौधे होते हैं और जंतु होते हैं वो आकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं तथा जो अधिक एकत्रित होने के बाद जो तालाब में अवघटन तेजी से हो जाता है, मतलब इन जो सड़े गले पदार्थ जो इकट्ठे होती हैं उनका अवघटन, यानी उनको बड़े कार्बनिक पदार्थों से छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में वो तोड़ने लगता है। वो क्या कहलाते हैं, जो जीव इसको तोड़ने का कार्य करते हैं वही कहलाते हैं मृतोपजीवी जीव। देखो प्रकाश की किरण ऊर्जा की मदद से स्वपोषी द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में कच्चे माल के रूप में प्रवेश कराकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन, ठीक है, और जो है जो विष पोषियों यानी विषम पोषियों यानी क्या होती हैं, जो द्वारा स्वपोषियों का उपयोग, यानी विषम पोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे जीवों से बनाते हैं, वो क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। देखो अमृत कार्बनिक पदार्थों का जो है अपघटनकर्ताओं द्वारा अपघटन व खनिजीकरण करना, जिससे यह स्वपोषी द्वारा फिर से जो प्रयोग किया जा सके, ये सब काम किसके होते हैं, ये सभी के सभी जो कार्य होते हैं वो मृतोपजीवी जीवों के होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मृतोपजीवी जीव है। अब इसके बाद हमको यहां पर देखना है कि मृतोपजीवी जीवों के बाद अब हमें यहां पर देखना है कि जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी होती है वह क्या होती है। देखो किसी भी जीव को भी पारितंत्र की जो क्रियाशीलता, क्रियाशील या फिर सहनीय बनाए रखने के लिए, क्रियाशील या फिर उसको सहनीय बनाए रखने के लिए ऊर्जा का जो हैगा निरंतर निवेशन, निरंतर क्या होती है, निवेशन मौलिक आवश्यकता है। मतलब जो है वहां पर ऊर्जा की जो है परमानेंट आवश्यकता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये उसमें होना ही चाहिए। ऊर्जा की जो निवेशन है, जो ऊर्जा की एक मात्रा, उस प्रोडक्टिविटी को क्या हो, मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो पारितंत्र के जो शेष सभी कार्य जो परितंत्र के में जैसे सौर ऊर्जा का निवेशन, ये सभी उसमें क्या है, होना ही चाहिए, मतलब आधारित ही होता है ये। ठीक है, तो जो सरलतम शब्दों में जैव भार उत्पादकता की दर उत्पादकता कहलाती है, मतलब जैव भार की जो उत्पादकता की दर होती है वही क्या कहलाती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी कहलाती है, उसकी उत्पादकता कहलाती है। तो उत्पादकता दो प्रकार की हो सकती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। देखिए क्या हो सकता है, ये उत्पादकता कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, प्राथमिक उत्पादकता और जो है द्वितीयक उत्पादकता। अब आती है प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, यानी प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या आएगा कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित जैव भार व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा प्राथमिक उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राथमिक उत्पादन कहलाती है। यानी कि देखो हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में एक निश्चित समय अवधि में जो प्रति इकाई
क्षेत्र द्वारा उत्पादित जैव भार होता है ना पृथ्वी, मतलब एक छोटी सी इकाई द्वारा उत्पादित जो जैव भार होता है या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होती है एक छोटे क्षेत्र में उत्पादित, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जैव उत्पादन की दर की उत्पादकता कहलाती है, मतलब जैव उत्पादन की जो दर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, उत्पादनता जो है वो कहलाती है। इसको निम्न सूत्र द्वारा इसके द्वारा इसको इसकी मात्रा होती है, इसके द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आती है सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता। सकल या फिर क्या बोलती है, सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता, इसे जीपीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको याद रखिए, जीपीपी क्या है, ये कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जीपीपी क्या है, तो ये होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो किसी पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर होती है। यानी कि जो कुल प्राथमिक उत्पादकता जिसे बोलेंगे या फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसे बोलेंगे, वह क्या होती है, तो वह होती है कुल जो भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो उत्पादकता, मतलब जो पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं ना, जो भी कार्बनिक पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसे क्या बोलते हैं, जितने भी बने जो भी बने उन्हें सभी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा हैगा वो हैगा एनपीपी, यानी कि जो नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राथमिक या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होती है, ये दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जीपीपी, दूसरा एनपीपी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी, अब इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, पौधों द्वारा श्वसन की जो प्रक्रिया में सकल प्राथमिक उत्पादन के एक बड़े भाग का उपयोग कर लिया जाता है, जो बड़े भाग का इसमें क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। अब पौधों की जो शेष बची कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। देखिए इसमें क्या आएगा, सकल प्राथमिक उत्पादकता वह होती है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ बनाए जाती हैं उनकी जो कुल मात्रा होती है उसे कुल प्राथमिक उत्पादकता या फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे, उसे जीपीपी कहेंगे। और अब इसका जो कार्बनिक पदार्थों को यूज करने के बाद उसमें जो शेष कार्बनिक पदार्थ बचते हैं उन्हें हम एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होती हैं। पर्यावरणीय कारक भी होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होती हैं इसमें, जिसे पर्यावरणीय कारक बोलते हैं। देखिए, तापमान, परास, प्रकाश की तीव्रता, अवधि व गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, मृदा का प्रकार, ये सभी क्या होती हैं, इसके पर्यावरणीय कारक होती हैं। बी हैगा पादप प्रजाति का प्रकार, देखो सी हैगा प्रजाति की प्रकाश संश्लेषी दक्षता, और डी हैगा पोषकों की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ जो हैगा नेचर से होती है ना उपलब्धता, उनकी क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। यहाँ पर किसकी, पोषक पदार्थों की, यहाँ पोषक पदार्थ होना ही आवश्यक होता है। देखो, जैव प्रकाश संश्लेषण हेतु कच्चे माल जैसे CO2 H2O की आवश्यक खनिजों की उपलब्धता इसमें होनी ही चाहिए, इसके बिना ये नहीं होता। ठीक है, अब आता है समुद्री पारितंत्र के कम उत्पादन का प्रमुख कारण क्या होता है, प्रकाश का सीमाकारी होना। देखिए क्या होता है, पारितंत्र में जब जो जलीय होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश की जो उपलब्धता यहाँ जो चाहिए होता है प्रकाश, वो वहां पर नहीं मिल पाता है, उसकी क्या होती है, वो सीमाकारी हो जाता है। और पोषकों की कमी, यानी वहां पर पोषकों की भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। और जंतु प्लवकों का परभक्षण, यानी जंतु प्लवकों को जो बड़ी मछलियों द्वारा खा लिया जाता है, उस कारण से भी यहाँ पर जो समुद्री पारितंत्र की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, अब आता है अपघटन, जिसे बोलते हैं हम डी कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये क्या करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होती हैं, ये अपघटनकर्ता कहलाती हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं, बड़े बड़े अजैविक या जैविक या बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में या अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, जो है अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो देखिए, उत्पादन, उपभोक्ता, संश्लेषण, निर्माणकारी जो प्रक्रिया शामिल हैं, या जबकि यद्यपि इसके जो ठीक विपरीत अर्थात के जो विघटनकारी होती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अपघटनकर्ता। अब इसमें देखेंगे अफरद क्या होती हैं,
डेंड्राइट्स क्या होती हैं? देखिए जो मृत पदार्थों को अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, सूखे फल, मृत जंतु अवक्षेप आदि जो अनेक मल आदि अपरद कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? अपरद, यानी ये क्या होता है? खाद होता है भाई, ठीक है, खाद होता है। अब ये क्या आएगा? ये है एक स्तरीय पारितंत्र के अपघटन चक्र, यानी इस प्रकार से इसका अपघटन हो सकता है। एक पौधा है, उसकी पत्ती गिरती है, पत्ती सड़ती है, उस पर जो है एक मशरूम निकलता है, मशरूम के बाद इसको कोई अपघटन करता होता है, वो इसको अपघटित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चक्र जो होता है वो चलता रहता है। अब इसमें कुछ और इंपोर्टेंट जो होते हैं फैक्टर भूमिका निभाते हैं, वह कौन कौन से होती हैं देखिए आप। देखिए पहले नंबर इसमें आ जाता है खंडन, या फिर जो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन इसमें केंचुए का एक होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। खंडन में केंचुआ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए क्या है इसका, सबसे पहले देखिए, केंचुए जैसे जीवों में किसानों का मित्र कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन में मदद करता है तथा भूमि में जो खनिज लौटाकर जो भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, जो साथ ही यह भूमि के जो भुरभरा कर देता है, जिससे इसमें अपराधारी या फिर जो डेंट्रीटिवोर जो गुण होती हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से इसमें जो आती हैं मृत, जैसे किलनी, कुछ क्रस्टेशियन, मोलस्कस, कीट, लार्वा भी अपराधारी का ही कार्य करती हैं। अब आता है निच्छालन क्या होता है। देखिए निच्छालन खंडित अपराध के जल में घुलनशील भाग जैसे अकार्बनिक पोषक तत्व जल के साथ मृदा में निकले जो स्तर हो जाते हैं या चले जाते हैं, वहां पर वे जो है अनुपलब्ध, यानी जो उपलब्ध नहीं होती हैं, लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इन खनिजों को, जो घुलित पदार्थों को जो निचले स्तरों में जाना जाता है, इसे निच्छालन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निच्छालन कहते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसे ही अपचय जाता है। जीवाणु या कवकों द्वारा जो बाह्य कोशिकीय जो क्या होती हैं एंजाइम होती हैं, उनका खंडन या अपरद की क्रिया द्वारा क्या होता है? सरल जो आकार में पदार्थों में परिलक्षित हो जाना, वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब आता है ह्यूमीकरण या फिर ह्यूमी भवन, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन जिसे बोलती है। ह्यूमीकरण या फिर खनिजीकरण दोनों ही प्रक्रिया अपघटन के दौरान ही मृदा में संपन्न होती हैं। ह्यूमीकरण के कारण जो मृदा में एक भूरे रंग का एक क्या होता है, जो एमार्क्स जो होता है या फिर एक क्रिस्टल होता है, वो विहीन पदार्थ या ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, जिससे ह्यूमस बनने की, मतलब इसमें तो यह इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमस बनने की जो क्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमीकरण बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस बनने की क्रिया को ह्यूमी भवन बोलते हैं। अब आता है अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो अपरद की रासायनिक प्रकृति भी होती है, जलवायुगत कारक भी कुछ होते हैं, इनको सिर्फ पढ़ के रखना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर जो है तो आज के हम इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक से अधिक लोगों को, ताकि इसको शेयर करें। अब इसका जो कल वॉल्यूम 3 आने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कल वाला वॉल्यूम रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।